हाल ही में चल रहे एशिया राजनीति मुख्य रूप से पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही रही है। फिर चाहे वो गिरती अर्थव्यवस्था के चलते चीन से बढ़ती नजदीकी हो या अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले। ऐसे में आखिर क्या है पाकिस्तान की सोच और क्या हो सकती है रणनीति। इन मुद्दों पर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना। हेलो सर। सर कुछ क्वेश्चन थे जी। पाकिस्तान मेरे, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी टाइम से ना डाउन चल रही है। ऐसे में चाइना के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट टैक्स आने की कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं, जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो उसकी एक अपनी डायनामिक्स और अपना पस मंज़र होता है और जो मुल्कों की नीड्स के ऊपर वो डिटरमिन करते हैं। उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, उसकी स्पेस कम होती है क्योंकि ये जितने प्रोसेसेस हैं जियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट के, वो बड़े रैशनल बेसिस के ऊपर, प्रैग्मेटिक बेसिस के ऊपर और नीड बेसिस के ऊपर इस्तवार होते हैं। तो उसमें हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कुछ हालात में आपको एडवांटेज कम हो रहा हो और कभी हालात ऐसे हों कि आपको एडवांटेज उसमें ज़्यादा हो रहा हो। तो नीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन उसके बाद जो है कि कौन से हालात के अंदर ये हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी जो चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, दिस इज़ बोथ नीड। चाइना की नीड जो है अपनी, ज़ाहिर है कि ओवर कैपेसिटी है जो वहाँ पे प्रोडक्शन है, लेबर है, सर्विसेज़ है और दैट्स व्हाई दे हैड इनिशिएटेड दिस बीआरआई और सीपैक इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। तो वो उनकी नीड को पूरा करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की नीड है कि इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है और इसको मॉडर्नाइज़ करना है और पैसे की ज़रूरत है, तो वो दोनों की नीड इससे पूरी हो रही है। ओके सर। मैं एक्चुअली अभी मतलब न्यूज में ना ऐसे सुनते हुए आ रहा था कि हुँ, चाइना के 9 जो वहाँ के वर्कर हैं, कुछ उसमें इंजीनियर भी हैं, उनकी हुँ, जब हुँ। गाड़ी वाला जो सीन हुआ था अभी ब्लास्ट टाइप, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उसमें फिर से पैसे मांगे थे, तो उस भी पे कुछ पता है इस चीज को? हाँ, नहीं उसके अंदर तो ज़ाहिर है कि एग्रीमेंट्स जब होते हैं एमओयू, ये तो इसी तरह है ना कि 2 लोग कारोबार कर रहे हों, अगर एक की डिलीवरी कम हो और पैसे कम दे रहा हो और प्रॉफ़िट भी कमा रहा हो, तो वो फिर जो पैसे देने वाला है वो चाहेगा कि भई उसके पैसे वक़्त से वापस हों। तो इस किस्म का मुल्कों के दरमियान भी होता है। और ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा, इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। कि मसलन हम्म, कभी पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अभी हम्म, हम पैसे नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, तो नेक्स्ट टाइम देंगे, या वी हैव टू गो फॉर गेट मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए लॉबिंग वगैरह करते हैं। तो उस सतह के ऊपर तो होता है और ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं इस किस्म के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, बिज़नेस के अंदर वो आते हैं। इवन के आपको जब देखेंगे पूरा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका का जो ताल्लुक है नेटो की कंट्रीज के साथ और जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन उससे ना तो उनका अलायंस टूटता है, ना ही उनकी के दरमियान ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये तो चलता रहता है इसमें। ये तो उस प्रोसेस जब शुरू होता है तो उस प्रोसेस के एक अपने जो है क्या कहें कि उसके इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो वो उसके अलावा उसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि कहीं से ब्रेक होगा, कहीं कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अप्स एंड डाउन्स जो हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन इन ऑल जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ओके सर। क्या चीन की पाकिस्तान से नजदीकियां पाकिस्तान को अमेरिकी और यूरोपियन कंट्री हैं जो उनसे दूर कर रही है? पाकिस्तान का और जो चाइना का रिलेशनशिप है, वो तो बहुत पुराना है और पाकिस्तान ने तो अमेरिका के और चीन के ताल्लुकात को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था और ये तो एक बड़ा तारीखी वाक़या है।
और पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख है उसमें तकरीबन 55 साल जो है चाइना के पाकिस्तान करीब रहा है, और इसी अरसे में सीटो सेंटो जो अमेरिका के यूरोप के इत्तेहाद थे उनका भी हिस्सा रहा है। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों ब्लॉक्स के साथ रहे हैं हर वक्त में, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी। अभी थोड़ा सा मुश्किल ये है कि अभी जो ग्लोबल पावर कंपटीशन है उसमें चाइना एक बड़ी कुव्वत बन के उभरा है। तो उसमें जो यूएस है और उसके जो इत्तेहादी हैं वो उसको पाकिस्तान को चीन के ज़्यादा करीब देखते हैं, और इसीलिए उसको प्रेशराइज करते हैं कि जो चीन के जो इत्तेहादी हैं ग्लोबल पावर कंपटीशन के अंदर, उनको भी प्रेशर के अंदर रखा जाए, इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर, मुख्तलिफ सेंक्शंस के अंदर। तो अभी सूरत हाल तब्दील हुई है। तो पाकिस्तान की अभी भी पूरी कोशिश है कि जो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है चाइना के साथ और वेस्ट के साथ, वो उसमें वैसे ही बैलेंस रहे जैसा कि पहले था। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश पाकिस्तान की तरफ से है कि वही बैलेंस जो है हमारा 5 डेकेड्स का, वो उसी तरीके से चलता रहे। ओके सर। इमरान खान की सरकार की नीतियां पाकिस्तान के लिए कितनी सफल साबित हुई, इसको आप किस नजर से कैसे देखते हैं? इसमें, हाँ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो कोविड का पूरा, जाहिर है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने मुतासर किया है कोरोना ने। फिर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे रहा है, एक अच्छी जो टीम जो है फाइनेंस की और इकोनॉमी को देखने वाली, वो हमेशा से बाहर से आती रही है, वेस्ट से आती रही है ट्रेडिशनली। क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बाहर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर सर्व करते हैं। तो आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे 60s से लेके और अभी तक, वो ज़्यादा वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मालियाती इदारों के अंदर सर्व करते रहे हैं। तो उनकी एडवाइस के ऊपर ही ये सारी पाकिस्तान की का जो इकोनॉमी का पैराफर्नालिया है वो डेवलप हुआ है। तो लेकिन उसमें जो डिबेट है कि हम सारी कंसंट्रेशन जो है वो रहती है आपकी फाइनेंस की मैनेजमेंट के ऊपर, और आपकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, क्योंकि जो बाहर से लोग पढ़ के आते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जो नीड्स हैं वो शायद मुख्तलिफ हैं। तो इमरान खान ने भी यही किया जो पिछली गवर्नमेंट्स ने किया, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अलावा, क्योंकि उनके पास कंपैरेटिवली बेहतर इकोनॉमिक टीम थी, मैनेजमेंट की टीम थी। तो इन्होंने भी बाहर से, और ये आप देख रहे हैं कि हमारे दूसरे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो इमरान खान ने बाहर से लेके आए हैं, तो इनका भी वही पस मंज़र है। तो उसके जैसे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उस पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि मज़ीद थोड़े सा प्रेशर बढ़ेगा, और इस पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए पाकिस्तान चाहेगा कि चाइना से मज़ीद जो है पैसा पाकिस्तान में आए, ताकि जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो बेहतर हो सके। ओके सर। बलूचिस्तान में कार्रवाई चल रही है, ऐसे में देश में जो है स्टर कितनी आ रही है? देखिए, ये तो जितने भी कार्रवाइयाँ हैं, अगर आप इसको देखेंगे कि किन एरियाज में हो रही है, तो वो बड़े महदूद से इलाके हैं। चंद एक इलाके हैं जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, और कुछ इलाके हैं जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। कभी कभार ये कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि कराची में कुछ अटैक करें, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अरसे से नहीं हुआ। तो वो एक इशू तो है, और वो रहेगा, कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन वो ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जो पाकिस्तान की चाइना के साथ
पार्टनरशिप को मुतासर करे। और अभी तो जो अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, तो उसके बाद बातचीत शुरू हुई है रशिया सेंट्रल एशिया स्टेट में कि दोबारा से जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए आना, और फिर कुछ उसमें से इंडिया के भी उसमें पार्टनरशिप है, तो वो फिजिबल होंगे, वो इधर से गुजरेंगे। ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। जो ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है, और पाकिस्तान उसको को मैनेज कर रहा है, और दो तरीकों से कर रहा है। एक तो जाहिर है कि मिलिट्री के जरिए भी कर रहे हैं, और दूसरा बातचीत के जरिए भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नाराज हैं उनके साथ बातचीत हो और वो वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं। तो कुछ लोग अभी हालिया दिनों के अंदर ऐसे बातें हो रही हैं कि कुछ लोग वापस आ रहे हैं। तो ये तो हमारे जो पूरा साउथ एशिया है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, उनके म्यांमार, तो वहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, लेकिन कभी ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को इम्पेक्ट नहीं करते, ख़ास तौर के ऊपर जिनकी नेचर ट्रांसनेशनल है, क्योंकि सिक्योरिटी उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट तो होता है। उसमें सिक्योरिटी असेसमेंट भी बड़ी मैटर करती है कि कौन सी ग्रुप, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट किसी प्रोजेक्ट को कितना मुतासर कर सकता है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है उन एरियाज के अंदर, और वहाँ पे कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो this is a better indication, and Pakistan has all these indicators, which is not bothering much to China। और इसलिए बाकी भी जो मुल्क हैं, सऊदी अरब ने कोशिश किया, यूएई ने कोशिश किया कि बलूचिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। तो ये सारा, अगर उनको कोई थ्रेट हो, इवन के यूएस का भी अगर आपको पता है, दे ऑल्सो वांट टू बिल्ड एन अ पोर्ट इन इन बलूचिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि चाइना नाराज ना हो, और जब चाइना के साथ पार्टनरशिप है तो उस वक्त तक अमेरिका के साथ किसी ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान नहीं जाए। देखें, उसके अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अ, तरीका ये है कि हुकूमत इनिशिएटिव लेती है, और ये जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हैं, ये कोई बहुत बड़े ऐसे हमले नहीं हैं कि इसे कहें कि ऑर्गेनाइज गैंग्स वाले हमले नहीं हैं जैसे हमारे रीजन में है, जैसे इंडिया के अंदर होता है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, कभी सिंध के अंदर होते हैं, कभी हमारा जो केपी का प्रोविंस है उसके अंदर होते हैं। उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी और सिस्टम किसके साथ खड़ा है, तो वो हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होता है। अगर अभी आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अभी भी कुछ एक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक हिंदू समाधि के ऊपर हमला हुआ था, उसके ऊपर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसको फाइन किया, जुर्माना जिसे आप कहते हैं, कि वो सारे पैसे देंगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, और उनको जगह भी देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के और डिसीजन के अंदर इसी तरह की बात की कि आपको तमाम ऐसे जगहों पे जहाँ से किसी को हर्ट होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, उस तरह के तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो और हुकूमत ने भी इसके ऊपर इनिशिएटिव ली। ये सोसाइटी का भी हिस्सा है, और बाज़ दफ़ा जो जहाँ पे मजहबी क़ुव्वतें ज़्यादा हो जाएं, मजबूत हो जाएं, या जहाँ पे हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो जाएं, तो वो फिर एक बड़ा सोसाइटी का इशू बन जाता है। जैसे इंडिया के अंदर है, अभी बांग्लादेश के अंदर जैसे हिंदुओं के ऊपर भी जो उनकी प्रॉपर्टीज पे हमले हो रहे हैं, उनके टेम्पल्स पे हो रहे हैं, तो रेसिप्रोकेट करते हैं ये एक दूसरे को। तो ये एक हमारा कलेक्टिव इशू है साउथ एशिया का, और पाकिस्तान से भी उससे फ्री नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कम अज कम एक चीज है कि रियासत और रियासत के जो स्टेट
रियासत के स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कभी इस किस्म की बात नहीं की कि वो जाके जो ऑपरेसिव फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े होंगे। दिस इज द होप। और इसमें हो सकता है कि कुछ पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के रेडिकल आ जाते हैं। जाहिर है कि वो फोरम है, रिप्रेजेंटेटिव है जैसे इंडिया में है, तो उसमें इस तरह की वॉइसेस आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट चार्टर है उसके ऊपर कोशिश करता है कि उसको उसकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं और उसके मुताबिक जो है अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। ओके सर, आपकी नज़र में जम्मू कश्मीर मसला किस तरीके से हल हो सकता है? देखिए इसके लिए तो बहुत सारे हल है। ये तो बहुत ही अजीबो-गरीब सा मसला है। तो बेहतर तो तरीका वही है कि दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान बैठें और कश्मीर की जो लीडरशिप है वो बैठे और उसके बाद उसको फैसला करें। और इसी बात पे वाजपेयी के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी इत्तेफाक हुआ था, इससे पहले भी होता रहा। तो यही एक उसका हल है। इसका कोई ऐसा हल नहीं है कि कोई एक फ्रीक जो है वन पार्टी कैन डिसाइड द फेट ऑफ द वैली एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो सब जब बैठेंगे बात करेंगे तो तभी वो मसला हल होगा। और दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन द रिसेंट हिस्ट्री विच हैज़ बीन रिजॉल्व्ड यूनिलैटरली, कि एक मुल्क ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसने कहा कि अब ये रिजॉल्व हो गया। और वो बातचीत के ज़रिए ही हमेशा दुनिया के अंदर ये सारे जो है इश्यूज जो है रिजॉल्व हुए हैं अल्टीमेटली। तो अभी तो 70 ईयर्स हो गए, 70 और भी हो जाएंगे। लेकिन 70 ईयर के बाद भी, 100 ईयर्स के बाद भी जब भी इसने रिजॉल्व होना होगा वो डायलॉग और बातचीत के ज़रिए होगा। तो अगर ये 100 साल के बाद भी बातचीत के ज़रिए होना है तो क्यों ना उसकी बातचीत के ज़रिए अभी से इस मसले को हल कर लें। तो यही इसका हल है। लड़ाई और उस पे डिप्लोमेसी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इस मसले का हल नहीं है। इससे ताल्लुकात जो है, इसमें हेट, नफरत जो है वो मुल्कों के दरमियान बढ़ती है, लोगों के दरमियान बढ़ती है। और फिर उसमें अ, अ, आप ऑपरेसर का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। तो वो किसी के लिए भी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके लिए एक ऐसा भूत है जो हॉन्ट करता रहेगा कि ये आप किस तरीके से एक मसले को, मुद्दे को जो है डिले कर रहे हैं और कैसे वो सफरिंग्स का, लोगों की जानों का, ऑपरेशन का सबब बन रहा है। ओके। All बहुत right. Yeah, I think I gave you a lot of time, so I'm already receiving few calls. If you have any final questions, so you can ask. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। Mm-hmm. सार्क, एससीओ, एसीडी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान एक साथ हैं, उसके बावजूद दोनों देशों का जो ट्रेड है वो ना के बराबर है। इसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसके लिए दोनों को जिद खत्म करनी पड़ेगी और फिर ही होगा। सार्क जो है इस वक्त बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। और हालांकि सार्क जब बना तो उसमें ये बहुत कैटेगरिकली, उसके चार्टर को आप देखेंगे उसमें ये दोनों मुल्कों ने, सारे मुल्कों ने एग्री किया कि ये जो आपस के जो झगड़े हैं, मुद्दे हैं, और उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म है, ट्रेड के लिए है, कल्चर एक्सचेंजेस के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सार्क जो है पॉलिटिकल टूल बन गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसकी वजह से बाकी साउथ एशियन नेशन भी सफ़र करती हैं। तो जिद और अना ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा। एससीओ की नेचर डिफरेंट है। वो उसके 4 मैंडेट एरियाज हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एंटी टेररिज्म है, एंटी नारकोटिक्स है, और माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर है। उसका पोटेंशियल बड़ा लिमिटेड है। तो वहाँ पे तो इसलिए आपने देखा है कि एससीओ में तो इंडिया पाकिस्तान जाके आपकी फौजें जो हैं, सेना
वहाँ पे आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर लेती हैं, क्योंकि उसका मैंडेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो उससे एससीओ कोई इतना इफेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है जितना सार्क हो सकता है, और उसके लिए दोनों को अपने जो उसका चार्टर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश भारत और पाकिस्तान हैं, मगर ना दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार है और ना ही व्यापार। ऐसे में राजनीतिक तरीके से बातचीत ही आखिरी रास्ता बचता है। भविष्य में दोनों देश कैसे आगे एक साथ बढ़ेंगे, अब यहाँ की सरकारों की इच्छा शक्ति ही तय करेगी। भावना बंगारी रावत, नमस्ते।